हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज मैं इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्टिव टाइप का जितने भी क्वेश्चन है उसका मैं सॉल्यूशन दूंगा। ऑब्जेक्टिव का दे दिया था, उसमें एक मिस्टेक है तो उसका सुधार लीजिएगा। और इंग्लिश का भी ऑब्जेक्टिव हो चुका है, इसके बाद सब्जेक्टिव का देने का कोशिश करूंगा। तो चलिए, आज बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास 12 इकोनॉमिक्स, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स सभी के लिए एक ही सेट निकला है और आई थिंक एक ही सेट निकलेगा। ठीक है, अब मेरे अनुसार लग रहा है कि सेट हुए नहीं निकलेगा, तो इसी को पढ़ लेना है। इसी टाइप से जब रिवीजन करेंगे हम लोग तो इसी टाइप से फोकस करते हुए करेंगे। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट वहीं चलते हैं। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव है, तो यहाँ पर जो गलत जहाँ पर बता दिए हैं तो उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। जैसे कि डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन सही दिए हुए, आंसर में गलत कर दिया तो एक लड़की कमेंट की, तो बहुत अच्छा ऐसे ही देखना है। जहाँ पे गलत हो उसको बता देना कि भाई यहाँ पे गलत है। ये 17 नंबर है, इसका एक्सप्लेनेशन बताए थे, मैं बोल दिया था कि डी होगा लेकिन गलत था, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम प्राइस विल इंक्रीज, प्राइस बढ़ जाएगा क्योंकि सप्लाई घटता है, एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिक्रीज, क्योंकि सप्लाई घटा तो क्वांटिटी डिक्रीज करेगा। ठीक है, और 18 नंबर में देखिए, 18 नंबर में यहाँ पर 1 होगा। कैसे 1 होगा? मोनोपोली में तो हम लोग पढ़े कि लेस देन 1 होता है, इसके अनुसार मैं आंसर ही बता सकता लेस देन 1, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन दे दिया कि मैक्सिमम टोटल रेवेन्यू पर। ठीक है ना, ऐसा नहीं रहता सिंपल मोनोपोली रहता तो वहाँ प्राइस इलास्टिसिटी अगर बोला जाए तो वहाँ पर क्या होता है, लेस देन 1। ठीक है, और मोनोपोलिस्टिक्स में मोर देन 1, और परफेक्टली कंपटीशन में इन्फिनिटी। लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम टोटल रेवेन्यू पे बात कर रहा है, तो मैक्सिमम टोटल रेवेन्यू तो मार्जिनल क्या होगा, मार्जिनल मेरा जीरो होगा। तो जब मार्जिनल जीरो होगा, अतिरिक्त रेवेन्यू आ ही नहीं रहा है, जितना प्राइस में चेंजिंग कर रहे हैं उसी के मतलब क्वांटिटी में जितना चेंजिंग कर रहे हैं उसी के अनुसार प्राइस आ रहा है, कोई एक्स्ट्रा अतिरिक्त नहीं आ रहा है। ज़्यादा आएगा तब ना हम लोग, तो यहाँ पर मोनोपोली अथी मार्जिनल जीरो है, तो जितना क्वांटिटी सेल कर रहे हैं उतना ही रेवेन्यू आ रहा है। तो चेंज भी करिएगा जितना परसेंटेज में तो बराबर चेंज होगा। तो हम लोग इलास्टिसिटी कैसे निकालते हैं, चेंज इन क्वांटिटी बाई चेंज इन प्राइस, चेंज इन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड, और नीचे में क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो बस सेम है दोनों में, अतिरिक्त आ ही नहीं, मार्जिनल जीरो है तो जितना बेच रहे हैं उतना ही मैक्सिमम रेवेन्यू आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मार्जिनल जीरो, तो दोनों का काट के दीजिएगा तो 1 आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि मैक्सिमम जब रेवेन्यू दे देगा तो वहाँ पर जीरो, या एग्जाम में अगर ऐसा आता है तो जीरो करिएगा। ठीक है, केवल मोनोपोली का कंडीशन पूछेगा तब हम लोग लेस देन 1 करेंगे। ठीक है, तो बात समझ गए, तो इसका क्या होगा, 1 होगा। ठीक है ना, चलिए अब कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब सही है। तो डायरेक्ट हम लोग सब्जेक्टिव की ओर चलेंगे। और जो एक बार और लास्ट में जो समझाते वक्त वहाँ पे छोड़ दिए थे, कहाँ गया था, 49, तो इसमें कन्फर्म था कि कैपिटल डेब्ट अकाउंट ये होगा। ठीक है, और बाकी सब सही है एक्सप्लेनेशन। चलिए अब हम लोग डायरेक्ट सब्जेक्टिव की ओर चलेंगे। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट वगैरह करिएगा। तो सब्जेक्टिव में क्या करना है कि देख लीजिए पूरा कि क्या क्या कैसे कैसे पूछ रहा है, कौन कौन चैप्टर से दे रहा है, वही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो उसी सबसे रिवीजन वक्त फोकस करा जाएगा अच्छे से। ठीक है, उसी टाइप का भी तो हूबहू नहीं देगा, लेकिन उस टाइप का तो रहेगा ना फिक्स। चलिए, और हूबहू भी कुछ दे सकता है, इकोनॉमिक्स में तो चांस कम रहता है, लेकिन फिर भी चलिए। तो पूरा सिलेबस पढ़िए आराम से, टेंशन मत लीजिए, एक एक चैप्टर पढ़ाया हुआ है, जो बच चुका है तो उसका मैं डाल दूंगा, सब खत्म कर दूंगा पढ़ाकर। चलिए, क्या बोल रहे थे हम लोग? ठीक है, 2023 के लिए मॉडल पेपर अर्थशास्त्र, आर्ट्स के, साइंस, कॉमर्स सभी के लिए है। ठीक है, 3 घंटा टाइम मिलेगा आपको, 1.5 घंटा, और पूर्णांक 40 सब कुछ। ठीक है, यहाँ पर 1.5 घंटा ऑब्जेक्टिव, 1.5 घंटा सब्जेक्टिव के लिए। क्या क्या बोल रहा है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे, जितना पॉसिबल हो आप अपने अनुसार आंसर लिखिए अपने लैंग्वेज में, केवल समझ के जाना है। कुल प्रश्नों की संख्या 19 चेक कर लीजिएगा एक बार कि मेरा 19 है या नहीं है, कोई पेज छूटा हुआ तो नहीं है, वहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसके बाद 1 से 7 तक अति लघु प्रश्न है, इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर एक या शब्द या एक से अधिक वाक्यों में देना है। ठीक है, उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए, प्रत्येक अंक 2 अंक के होंगे, 2 नंबर मिलेगा आपको। ठीक है ना, 1 से 7 में 5 बनाना है, 2 नंबर मिलेंगे। 8 से 14 की बात करें तो किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, 150 शब्दों के रेंज में देना है। ठीक है, प्रत्येक का मान 3 अंक होगा, यानी कि 2 नंबर का, 3 नंबर का और 5 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है। यानी कि 19 से 15 तक आपका 5 नंबर का रहेगा, जिसमें से किन्हीं 5 दिया रहेगा, और 5 में से किन्हीं 3 प्रश्नों का अधिकतम 250 शब्दों में उत्तर देना है, प्रत्येक का मान 5 अंक होगा। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग नीचे चलते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सभी का आंसर यहीं पर दे दिए हैं, आप लिख के सारे को याद करिएगा। ऐसा नहीं कि भैया इसका नोट्स दीजिए, ऐसे करिए वैसे करिए, फिर यहाँ से हमको फिर नोट्स बनाने पड़ेगा अलग से इसका PDF, ऐसे बोलिएगा तो बना कर दे देंगे, लेकिन कोशिश करिए, हम तो चाहेंगे आप लोग सब लिख के याद करिए, उससे अच्छा होता है, बेस्ट मतलब याद होता है, लिखने से याद होता है कोई भी चीज़। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट बोल रहा है कि डिफाइन माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत सिंपल आ गया, एकदम डिफिनेशन यहाँ पर लिख दिए हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, हाउस होल्ड एंड फार्म्स बिहेवियर। एक इंडिविजुअल का स्टडी करता है, एक हाउस होल्ड का, एक फार्म का। बहुत सारे फार्म मिला इंडस्ट्री हो गया जी नहीं। ठीक है, एक हाउस होल्ड, ठीक है, और एक इंडिविजुअल का।
ठीक है। तो ये इन लोग का स्टडी करता है किस में, इन डिसीजन मेकिंग में, कोई निर्णय लेने में, और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सों को कैसे कैसे कहाँ पे बांटना है, तो उसमें क्या कैसे निर्णय लेना है, तो इसी का स्टडी करता है। तो इसी को बोलते हैं माइक्रो। अब मैक्रो चला जाता हो तो क्या, इंडिविजुअल का जगह क्या होता है, होल सोसाइटी, ठीक है। हाउस होल्ड की जगह होल सोसाइटी, इंडिविजुअल की जगह ऑल मैन ऑफ द आवर सोसाइटी, इस टाइप से, ठीक है। फार्म की जगह हो जाता है क्या, इंडस्ट्री, होल। और एग्जाम्पल में इंडिविजुअल डिमांड दे दिया है, और मैक्रो में क्या रहता, एग्रीगेट डिमांड। तो सिंपल है, डिफिनेशन याद रखिएगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स डिफिनेशन याद करने का चीज़ है, डिफिनेशन में कुछ नहीं कर सकते, वो रहेगा तो अच्छा रहेगा, तो दिक्कत होता है। तो याद कर लीजिएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, हाउस होल्ड एंड फार बिहेवियर, उन लोग का व्यवहार को स्टडी करता है किस में, डिसीजन मेकिंग में, और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कैसे निर्णय लेना है और रिसोर्सेज को कैसे बांटना है कहाँ कहाँ, ठीक है। बाकी तो चैप्टर में डिटेल बताया हुआ था, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड बोल रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट। मार्केट का मतलब आप क्या समझते हैं, काफ़ी डिटेल में इसको बताए थे पढ़ाते वक्त कि मार्केट केवल बायर और सेलर का कम्बाइनेशन नहीं होता है, एक ऐसा हम लोग अरेंजमेंट मार्केट में करते हैं जो कि परफेक्ट स्टेब्लिश्ड रिलेशनशिप बिटवीन बायर और क्या बोलते हैं, सेलर के बीच में हम लोग करते हैं। तो वहाँ पर उतना डिटेल में नहीं देना, सिंपल वर्ड में दे दीजिए। मार्केट का बारे में यहाँ पर दिया हुआ है कि जो कि आप लोग को आसानी होगा याद करने में, कि मार्केट इज ए प्लेस इन विच बायर्स एंड सेलर्स केम इन टू कॉन्टैक्ट, ठीक है ना, फॉर द परचेज एंड सेल ऑफ ए गुड्स एंड सर्विसेज। ये भी लिख दीजिए तो नंबर दे देगा, ठीक है। और बड़ा भी लिख सकते हैं कि इतना लिखने के बाद भी आप लिख सकते हैं, अरेंजमेंट ऑफ स्टेब्लिशिंग परफेक्ट क्या बोलते हैं, कम्बाइनेशन बिटवीन बायर्स एंड सेलर। तो उस टाइप से भी, और केवल एक प्लेस को नहीं, पूरा एरिया को मार्केट बोला जाता है। इकोनॉमिक्स में पढ़िएगा तो पूरा एरिया जितना के रेंज में बायर्स और सेलर आते हैं तो सारे को हम लोग मार्केट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन डिफिनेशन के तौर में सिंपल वर्ड में याद रखिए कि मार्केट इज ए प्लेस इन विच बायर्स एंड सेलर्स कम इनटू कॉन्टैक्ट, आते हैं वहाँ पर फॉर परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो सबको नोट्स में लिखना है और लिख के सबको याद करना है, बेस्ट ये सब आंसर है और आप लोगों को इससे बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। व्हाट इज मीन बाय मोनोपोली, मार्केट का टाइप आ गया। तो मोनोपोली का मतलब क्या होता है, तो ये भी देख लीजिए, मोनोपोली का मतलब क्या होता है, देखिए। तो वर्ड मोनोपोली मीन्स ए सिंगल सेलर। मोनोपोली का मतलब ही होता है, मोनो मैंने क्या बोले थे, सिंगल, ठीक है, और पोली मैंने फार्म, तो सिंगल फार्म बेचने वाला जो होता है सेलर, तो एक ही फार्म होता है। तो इसका मतलब ही होता है कि मीन्स ए सिंगल सेलर, एक सेलर होगा। मोनोपोली रेफर्स टू ए मार्केट, वैसे सिचुएशन को बताता है, मार्केट सिचुएशन इन विच देयर इज ए सिंगल, क्या होता है, सिंगल फार्म हैविंग ए फुल कंट्रोल ओवर द सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी, जिसके पास पूरा कंट्रोल रहता है कमोडिटी को सप्लाई करने के लिए, विच हैज़ नो क्लोज सब्सिट्यूट, और कोई क्लोज सब्सिट्यूट भी नहीं रहता है। कहने का मतलब कि आप मोनोपोली का बात करिएगा तो मोनोपोली का बेस्ट एग्जांपल है इंडियन रेलवे। भारत में जो रेलवे है तो मोनोपोली का बेस्ट एग्जांपल आता है। रेलवे की जगह पे और कोई यूज नहीं कर सकते हैं, तो क्लोज सब्सिट्यूट भी इसका नहीं है। इट हैज़ इट्स ऑन प्राइस आउटपुट पॉलिसी, सब इसका अपना होता है, कितना प्राइस रखना, कितना हम लोग को सेल करना है, कितना क्या करना है, तो सब इसका अपना रहता है। मोनोपोली का सिंगल सेलर और सिंगल बायर भी होते हैं, मोनोपसोनी वो भी मार्केट है, तो आपको नहीं पढ़ना है। सिंगल बायर जैसे कि भारतीय गवर्नमेंट क्या, सरकार क्या सिंगल बायर है, एरोप्लेन खरीदना है तो आप ना खरीदेंगे सरकार, तो ऐसा भी होता है, सिंगल बायर भी होते हैं। तो उस मार्केट के बारे में तो उतना मत पढ़िए, जितना बस है मॉडल सेट में उस टाइप से पढ़िए। अब मान लिया यहाँ पे मोनोपोली दिया है तो एग्जाम में मोनोपोलिस्टिक दे सकता है, ठीक है ना, परफेक्टली कंपटीशन दे सकता है। तो इसी टाइप से मॉडल से आइडिया लगता है कि कैसे कैसे क्या होगा। चलिए इसके बाद, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड मार्जिनल कॉस्ट इन मोनोपोली। अब मोनोपोली में प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट में क्या अंतर रहेगा, सोच के थोड़ा सा देखिए कि मोनोपोली है, एक ही है फार्म, ठीक, तो क्या रखेगा, कॉस्ट, तो क्या रखेगा, तो हमेशा क्या करेगा ना कि प्राइस ज़्यादा रखेगा, कॉस्ट से प्राइस बढ़ा कर रखेगा। क्यों, क्योंकि उसके पास कंट्रोल है पूरा मार्केट का, कोई और नहीं सेल कर सकता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं, 4th नंबर का देखिए, यहाँ पर लिख दिए, इसका बहुत ही प्यारा आंसर यहाँ पर है, क्या है कि इन ए मोनोपोली द प्राइस इज सेट एबव द मार्जिनल कॉस्ट, हमेशा मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर रहे, ठीक है, एंड द फार्म अर्न्स ए पॉजिटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट, तो हमेशा इकोनॉमिक प्रॉफिट पॉजिटिव ढंग से पाता है, क्योंकि बस सिंगल है, कोई और है नहीं बेचना, तो हमेशा बढ़ा के रखता है प्राइस, ठीक है। तो प्राइस इज सेट एबव द मार्जिनल कॉस्ट, जितना कॉस्ट लग रहा है एक यूनिट को, एडिशनल यूनिट को बनाने में, तो उससे ज़्यादा रखता है। इसीलिए इसको मार्केट पावर भी बोला जाता है मोनोपोली को। मार्केट पावर तो सब है, लेकिन मोनोपोली उसमें से सबसे अत्यधिक मार्केट पावर इसके पास है, ठीक है। मार्केट पावर आप लोग को दिया भी है, सब्जेक्टिव में और पढ़ना भी है। चलिए देखिए, प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन यहाँ पर दिया था, मॉडल सेट में साथ दिया था। प्रीवियस ईयर का तो सोल्यूशन डाल दिया है, कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव का देंगे। प्रीवियस ईयर का मॉडल सेट में था, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी देगा, ठीक है। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोनॉमिक एजेंट, गिव एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स भी देना है, और इसे आप क्या समझते हैं इसके बारे में भी आपको बताना है। तो इसका भी आंसर कहीं ना कहीं होगा, इसका भी आंसर आई थिंक यहाँ पर है। चलिए क्या बोल रहा है कि एक सेकंड, चलिए सब कुछ सही है। इकोनॉमिक एजेंट्स आर अ कंज्यूमर, इकोनॉमिक्स एजेंट कंज्यूमर है,
प्रोड्यूसर है और कोई भी होता है, और इन्फ्लुएंसर ऑफ ए कैपिटल मार्केट, कोई भी जो कैपिटल मार्केट को प्रभावित करता है। कैपिटल मार्केट कहने का मतलब जो गुड्स हम लोग खरीदते हैं वो कैपिटल मार्केट हो गया। एक होता है आपको इसको उसको क्या बोलते हैं, एक कैपिटल मार्केट हो गया और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एक फैक्टर मार्केट होता है। फैक्टर मार्केट जैसे कि जो प्रोड्यूसर है उसे दोनों मार्केट पर ध्यान देना होता है, कैपिटल मार्केट पर भी और प्रोड्यूसर, कैपिटल मार्केट एंड फैक्टर मार्केट। तो प्रोड्यूसर को दोनों पर ध्यान देना होता है, कैपिटल मार्केट पर भी और फैक्टर मार्केट पर भी। हम लोग को सिर्फ और सिर्फ हम लोग कैपिटल मार्केट पर ध्यान देते हैं, हम लोग केवल खरीदना है, हम लोग को बनाना है नहीं, ठीक है ना। फैक्टर मार्केट पर प्रोड्यूसर ध्यान देगा क्योंकि रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदे, कहाँ से मशीन लगाए, तो वो सब क्या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से फैक्टर मार्केट बनता है, जानते हैं ना। और कैपिटल मार्केट, तो कैपिटल मार्केट को जो प्रभावित कर देगा उसको बोलेंगे एजेंट, इकोनॉमिक एजेंट है या आर्थिक एजेंट है। एंड क्या कैपिटल मार्केट एंड इकोनॉमी एट ए लार्ज, इकोनॉमी पूरा सिस्टम को प्रभावित करता है तो उसी को क्या बोलते हैं, इकोनॉमी एजेंट बोलते हैं। देयर आर 4 मेजर इकोनॉमिक एजेंट, 4 आपका महत्वपूर्ण इकोनॉमिक एजेंट है। ये सब भी हैं तो ये सब कहाँ से आते हैं, हाउस होल्ड से। हाउस होल्ड इंडिविजुअल कंज्यूमर हो गया, फार्म प्रोड्यूसर हो गया, ऊपर में देख लीजिए, गवर्नमेंट दोनों कंज्यूमर भी है प्रोड्यूसर भी है, ठीक। एंड सेंट्रल बैंक, कभी कभी गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक को मिला दिया जाता है, एक ही माना जाता है, ठीक है ना। तो आपका इंडिविजुअल, हाउस होल्ड जो मानिए, फार्म एंड गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक, ये सब एग्जाम्पल पूछा तो एग्जाम्पल आप ऐसे में लिख सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। जो इकोनॉमी को प्रभावित कर देगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इकोनॉमी एजेंट। जो मेंटेन जो चला रहा है समझिए तो कंज्यूमर प्रोड्यूसर सब तो यही है, ठीक। इन्फ्लुएंसर ऑफ द मार्केट, कैपिटल मार्केट, याद रखिए कैपिटल मार्केट लिखिएगा, नहीं तो सिर्फ हम मार्केट लिखिएगा, अगर नहीं आता माइंड में तो, लेकिन समझा दिए कैपिटल मार्केट क्या होता है और फैक्टर मार्केट क्या होता है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि चलिए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोनॉमी एजेंट हो गया, व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नमेंट बजट। चलिए चैप्टर बच चुका है लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे, इस चैप्टर का भी नोट्स मेरे पास अवेलेबल है नहीं तो इसलिए रोक कर रखे हैं, तो पढ़ाएंगे तो और डिटेल में कर देंगे। चलिए गवर्नमेंट बजट से आप क्या समझते हैं, एक सेकेंड, तो कहाँ पर इसका होगा, ये आसपास इधर ही होना चाहिए। चलिए यहाँ पर है, एक सेकेंड। तो क्या बोल रहा है, क्या होता है बजट, ये सब याद रखिएगा, सबको समझ लीजिएगा तो याद करने में आसानी होगा, आराम से एग्जाम में लिखिए। गवर्नमेंट बजट से हमेशा देगा, बजट का ऑब्जेक्टिव देते, बजट का डिफिनेशन ये खास तौर देता है, तो ऐसा पढ़ना है। तो गवर्नमेंट बजट इज अ स्टेटमेंट, वह एक स्टेटमेंट होता है ऑफ एस्टिमेट्स मैंने लेखा जोखा, तो एक लेखा जोखा का स्टेटमेंट होता है ऑफ गवर्नमेंट रिसिप्ट, सरकार ने कितना प्राप्त किया है, एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार कितना खर्च कर रही है ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर या फिर फिजिकल ईयर भी इसको बोलते हैं, फिजिकल ईयर या फाइनेंशियल ईयर में सरकार कितना रिसिप्ट मतलब कितना प्राप्त की और कितना खर्च करने वाली है। तो इन दोनों का लेखा जोखा का एक रिटन स्टेटमेंट होता है, एस्टिमेट्स वही लेखा जोखा होता है, एक स्टेटमेंट के रूप में गवर्नमेंट बजट पेश होता है, तो वही बजट रहता है, उसमें सब लिखा रहता है कितना हम लोग आएगा, एक अनुमान लगाती है सरकार कि इस साल हम लोग इतना खर्च करेंगे, इतना मेरे पास आएगा, ठीक है। इन इंडिया अगर भारत में बात करें तो गवर्नमेंट फाइनेंशियल ईयर रन्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च ऑफ द फॉलोइंग ईयर, जिस साल का है तो उस साल का निकलता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, इस डेट को याद रखिएगा, ठीक है ना। पूछता है कि व्हाट इज द डेट ऑफ फिजिकल ईयर या फिर फाइनेंशियल ईयर, समझ गए। तो गवर्नमेंट बजट क्या है, एक लेखा जोखा है, उसमें स्टेटमेंट के रूप में देता है सरकार, पेश करती है, लिखा हुआ रहता है कितना रिसिप्ट आ रहा है, कितना और हम लोग एक्सपेंडिचर करेंगे, तो 2 वर्ड जरूर डाल दीजिएगा, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है, ड्यूरिंग ए फिजिकल ईयर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं व्हाट डू यू कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। देखिए ये आपका प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन आया था, जब उसमें भी दिया हुआ था तो सोल्यूशन में डाल दिए हैं, और यहाँ पर भी दिया तो यहाँ पर भी दे दे रहे हैं। तो यहाँ पर कहाँ पे होगा एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड थोड़ा सा मिल जाना चाहिए, आसपास ही होना चाहिए, फैक्टर प्राइसिंग कमोडिटी। चलिए एक सेकंड वीडियो को पॉज करते हैं। देखिए एग्रीगेट डिमांड आपको शायद आई थिंक लास्ट में होगा, देखिए यहाँ पर है, नोट्स से लिए हैं तो नोट्स में सब कुछ दिया हुआ है, तो नोट्स को देखिए यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड आ गया है, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए क्या हो रहा है, समझ लीजिए, आसान है, कोई दिक्कत उतना होने वाला नहीं है। द फॉलोइंग 4 कंपोनेंट या एलिमेंट या कॉन्स्टिट्यूएंट होता है एग्रीगेट डिमांड का, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लिख लीजिएगा कि नोट्स पढ़िएगा तो आप क्लियर है, वहाँ से काट के स्क्रीनशॉट लिया हुआ तो यहाँ पे देखिए छूटा हुआ है ऊपर का लाइन। हाउस होल्ड एग्रीगेट डिमांड जो डिमांड करेगा तो हाउस होल्ड कंजप्शन डिमांड, जो हाउस होल्ड खर्च खाएगी खपत करेगी उसका डिमांड हो गया। इन्वेस्टमेंट डिमांड, कुछ इन्वेस्टमेंट हम लोग करेंगे उसके लिए। गवर्नमेंट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, सरकार डिमांड करेगी। और नेट एक्सपोर्ट डिमांड, ये सब कंपोनेंट हो गए डिमांड के। और एग्रीगेट डिमांड कैन आल्सो बी डिफाइन है द टोटल वैल्यू विच हाउस होल्ड
फार्म एंड गवर्नमेंट आर विलिंग टू स्पेंड फॉर द प्रोडक्शन इन इकोनॉमी। तो टोटल वैल्यू को दिखाता है, जो पैसा आप खर्च कर रहे हैं तो उसको वैल्यू के रूप में बता रहा है। कौन कौन? हाउस होल्ड, फार्म, गवर्नमेंट जो खर्च करेगी फॉर द प्रोडक्शन इन इकोनॉमी, तो उसको हम लोग एग्रीगेट डिमांड बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। प्रोडक्शन में जो भी लोग चाहेगा प्रोडक्शन में कितना खर्च करें, तो हाउस होल्ड कुछ खरीदेगी तो पैसा जाएगा तो प्रोडक्शन में, फार्म कुछ खरीदेगी तो ये प्रोडक्शन में जाएगा, गवर्नमेंट कुछ खरीदेगी तो पैसा, जो पैसा का होता है ना, ऊपर में डिफिनेशन अच्छा लिखा हुआ था तो वहाँ से काट लिया, डिफिनेशन यहाँ पर नहीं पूछ रहा था इसीलिए। ठीक है, जो भी खर्च होता है गुड्स और सर्विसेज पे, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। तो डिमांड कौन कौन करेगा? हाउस होल्ड करेगा, फार्म करेगा इन्वेस्टमेंट, और गवर्नमेंट करेगा, और नेट एक्सपोर्ट में तो भी डिमांड होता है, बाहर भी जाता है। तो ये आपका 4 है। ठीक है, कौन कौन है? एग्रीगेट डिमांड, एडी इज इक्वल टू हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है ना, हाउस होल्ड जो कंज्यूम करेगी, तो यहाँ पर डिमांड के जगह पे एक्सपेंडिचर भी है, जो डिमांड करेगी वही ना खर्च होगा। हाउस होल्ड मतलब दोनों सेम ही है, यानी कि हाउस होल्ड कंजप्शन डिमांड, एक घर या परिवार जो है, तो जो डिमांड करेगी कंजप्शन में तो उसको एक्सपेंडिचर हो गया। इन्वेस्टमेंट, कोई कंपनी कोई इन्वेस्ट करेगी तो भी आपको डिमांड एक्सपेंडिचर हो गया, डिमांड हो गया। गवर्नमेंट डिमांड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सरकार भी कुछ करेगी उसका हो गया। एंड नेट एक्सपोर्ट, यहाँ पे एक्स माइनस एम क्या दिखा रहा है कि नेट एक्सपोर्ट, तो भी डिमांड के रूप में हुआ। कितना एक्सपोर्ट, इंपोर्ट नहीं, देख रहे हैं ना। ठीक है, नेट एक्सपोर्ट कितना हुआ, यानी कि यहाँ पर इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट करके निकाल लेंगे तो निकल जाता है। तो इतना आपका कंपोनेंट है, तो चारों को याद रखें, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है, ठीक है। तो नेट एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर लीजिएगा तो निकल जाता है। चलिए, तो और देख लेते हैं इसके बाद। नोट्स नहीं होगा तो इसको मैं भेज दूंगा, टेंशन नहीं लीजिए उतना। चलिए, क्योंकि सब डिटेल में आंसर है, डिटेल में है, इसमें बनाने में टाइम भी लगा है थोड़ा सा, तो डिटेल में भी है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे लिखिएगा तभी नंबर मिलेगा ना, तो नंबर कट जाता है। चलिए, आपका आ गया राइट द कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड आ गया। ठीक है, आपका 2 नंबर का है, तो आप एग्रीगेट डिमांड में उतना नहीं लिखिएगा, जो डिफिनेशन बता दिया, बस केवल क्या करिएगा, 2 नंबर में जब है तो देखिए 2 नंबर में है, तो बस एग्रीगेट डिमांड ऐसे करके एडी इज इक्वल टू आई सी ई, चारों को एक्सप्लेन कर दीजिएगा तो मिल जाएगा। ठीक है ना, लिख दीजिएगा कि हाउस होल्ड है, इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा लिखना, डिफिनेशन नहीं लिखना है, बस ऐसे। ये देखिए, दोनों में से एक काम करिएगा, या तो इसको बना दीजिएगा या फिर इसको बना दीजिएगा। ठीक है, दोनों बनाने का आवश्यकता है नहीं। चलिए, इसके बाद हम लोग आ गए हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपका, सेक्शन ए का लास्ट होगा। सेक्शन बी है ना, आई थिंक सेक्शन बी होगा, सेक्शन ए में तो ऑब्जेक्टिव थे। तो सेक्शन बी में लास्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर, कि एमपीसी का मान है आपका 0.75। ठीक है, द वैल्यू ऑफ एमपीसी 0.75, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। तो सिंपल है, रिलेशनशिप पढ़े हैं आप, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप होता है। मल्टीप्लायर का बात करें, के इज इक्वल टू 1 बाई क्या होता है, 1 माइनस एमपीसी, 1 माइनस एमपीसी। तो इसी फार्मूला पे बना दिए हैं, तो इसी फार्मूला पे देखिए ऊपर में बनाया हुआ है, देखिए यहाँ पर बनाया हुआ है। देखिए, अगर मल्टीप्लायर आपका 0.75 है, देन मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस एमपीसी, तो 1 बाई 1 माइनस 0.75, तो कैलकुलेशन करिएगा तो 4 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो एकदम सिंपल था, इस टाइप से देगा तो बना दीजिएगा, याद रखिएगा फार्मूला वगैरह। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपके एग्जाम्पल के रूप में है, इस टाइप से इस चैप्टर से देगा, तो उस चैप्टर का देख लीजिएगा सब कुछ, जितना फार्मूला वगैरह है। अलग से एक वीडियो में न्यूमेरिकल जब बताया है तो उसमें एक एक फार्मूला को बता दिए हैं, तो कम से कम उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल फार्मूला वाला चैप्टर को देख लीजिएगा अच्छे से, तो हो जाता है। चलिए, अब हम लोग देख लेंगे सेक्शन सी में। एक सेकेंड, आपका सेक्शन बी था ना, सेक्शन बी था, और यहाँ पे कुछ छूट गया, हम लोग कहाँ चले गए, वही तो बोले कि डायरेक्ट आप देखिए यहाँ मिस्टेक हो गया। आपका जो गवर्नमेंट बजट व्हाट डू यू मीन बाय 7th नंबर है, हम 14 इसका लास्ट बता दिए। देखिए, मैं क्या बोलते हैं, इसका आपका लास्ट नंबर बता दिया तो मिस्टेक हो गया। आप पहले हम लोग इसको ख़त्म करेंगे तब ना। तो गवर्नमेंट बजट तक हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। इसके बाद हम लोग सेक्शन का यहाँ 2 सवाल इसी का कर दिए। देखिए, 2 सवाल हम लोग का सेक्शन बी का भी समाप्त हो गया। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। अब हम लोग डायरेक्ट देख लेंगे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को लास्ट में देखेंगे। चलिए, इसको लास्ट में देखेंगे, आई थिंक वैसा हो गया। तो अब डायरेक्ट हम लोग इसका छोड़ देते हैं, आपका एक क्वेश्चन लास्ट में देखेंगे इसको। अब डायरेक्ट हम लोग चलते हैं कहाँ पर, सेक्शन बी की ओर चलते हैं, जहाँ पर आपको क्या है कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, आप में 3 नंबर का है आपका, और कितना बनाना है इसमें, 3 अंक का है। ठीक है ना, 3 × 5 15 अंक मिलेगा, यानी कि 1 सेकंड 7 दिया होगा, 5 बनाना होगा ना, यानी 5 बनाना है, 7 रहेगा 5 बनाना है। ठीक है, 3 नंबर का है, तो 3 × 5 = 15 नंबर आपको मिलेगा। कितना नंबर का है, 3 नंबर का है, कितना बनाना है, 5 बनाना है, दिया रहेगा कितना, 7 दिया रहेगा। तो फर्स्ट आपको दिया है कि एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड फॉर ए गुड्स।
अगर इसके जगह पे लिखा रहेगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, तो वो भी आप लिख सकते हैं। फैक्टर ऑफ डिमांड, ये भी आप लिख सकते हैं। जो डिमांड को प्रभावित करता है तो उसी को बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ डिमांड, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, या फैक्टर्स ऑफ डिमांड, या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन कौन डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड जो प्रभावित करेंगे तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग को 3 नंबर में है तो ज़्यादा नहीं लिखना है, 3 ठोकर लिख दीजिएगा, आपका बेस्ट रिजल्ट आ जाएगा। चलिए आखिर यहीं पर है। चलिए, फैक्टर विच इज इन्फ्लुएंसेस द डिसीजन ऑफ ए पर्सन, ठीक है, वैसे फैक्टर कारक जो कि इन्फ्लुएंसेस द डिसीजन ऑफ ए पर्सन, किसी पर्सन के डिसीजन को प्रभावित करता है टू बाई ए कमोडिटी, इज नोन एज डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, या फिर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ऑफ डिमांड, जो कि बायर को डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेगा। अब खरीदना है कि नहीं खरीदना है ना, तो वही जो डिटर्मिनेंट, मान लो उसका यहाँ पे पढ़िएगा तो इनकम, तो इनकम भी आपका डिटर्मिनेंट है, तो निर्णय करने में मदद करेगा कि खरीदेगा कि नहीं करेगा, तो इन्फ्लुएंस करेगा। तो इन्फ्लुएंस यानी घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है, ठीक है ना। किसमें? डिसीजन टू ए पर्सन टू बाई ए कमोडिटी, कमोडिटी को खरीदने में मानव का जो डिसीजन होगा तो उसको प्रभावित करता है, तो उसी को बोलते हैं फैक्टर ऑफ डिमांड। बात को समझ गया? चलिए, जो डिसीजन को प्रभावित कर देगा, कौन सा डिसीजन में? सामान को बाई करने में किसका डिसीजन? पर्सन का डिसीजन। सिंपल है। अगर भूल भी का डिफिनेशन समझे रहिएगा तो अपने अनुसार लिख सकते हैं एग्जाम में। तो फर्स्ट आपका आता है प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, बेस्ट है कि प्राइस रहेगा तो इस पर डिमांड बिल्कुल प्रभावित होगा, जिसको PX से डिनोट करते हैं। व्हेन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीज, सिंपल है, डिमांड ऑफ द कमोडिटी क्या होगा? फैल। ये तो रिलेशनशिप आप लोग जानते हैं कि प्राइस अगर बढ़ता है कमोडिटी का तो डिमांड क्या होगा? गिर जाएगा, इन्वर्स रिलेशनशिप। एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीजेज द डिमांड इंक्रीजेज। वॉइस यहाँ पे वॉइस वर्सा भी लिख सकते हैं, लेकिन दोनों की बात सेम है कि जब कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज करेगा तो क्या होगा? डिमांड इंक्रीज करेगा। सस्ता है, प्राइस घटा हुआ तो कोई भी डिमांड कर लेगा, ऐसा होता है। थस देयर इज निगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड इट्स प्राइस। तो फर्स्ट आपका था प्राइस ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी का क्या प्राइस है, तो इसके आधार पर भी डिमांड प्रभावित होता है। प्राइस कम है तो ज़्यादा डिमांड होगा, प्राइस आपका अगर ज़्यादा है तो डिमांड कम होगा। फर्स्ट हो गया। एक और लिख दीजिए, एक और लिख दीजिए। क्या लिखना होगा कि प्राइस ऑफ ए रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स से भी डिमांड प्रभावित होता है। रिलेटेड गुड्स कहने का मतलब क्या होता है कि द डिमांड फॉर ए गुड्स इज अफेक्टेड बाय चेंज इन द प्राइस ऑफ अदर गुड्स, यानी कि दूसरा गुड्स जो उसी के जगह पर उसको रिलेटेड गुड्स बोलते हैं। जैसे कि रिलेटेड गुड्स 2 प्रकार के होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कैसे? यहाँ पर देखिए आपको बता रहे हैं। तो पहले डिफिनेशन को देख लीजिए अच्छे से कि रिलेटेड गुड्स कहिए या रिलेटेड कमोडिटी बात देखी है। तो क्या कर रहा है कि डिमांड फॉर ए गुड इज अफेक्टेड बाय चेंज इन द प्राइस ऑफ अदर गुड्स। प्राइस किसी और गुड्स का चेंज हुआ है और डिमांड किसी और का प्रभावित हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं रिलेटेड गुड्स। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, प्राइस किसी और का चेंज हुआ और डिमांड किसी और का प्रभावित हुआ, ठीक है। दे आर सेड टू बी रिलेटेड गुड्स, या फिर क्या बोलते हैं रिलेटेड, हाँ एक ही बात है। चलिए, तो पहला आपका यहाँ पर दिया है कि रिलेटेड गुड्स आर 2 टाइप, सब्स्टिट्यूट्स और कम्प्लीमेंट्री। तो दोनों को बताना होगा ना, कैसे केवल इसी को लिख नहीं ना छोड़ सकते, दोनों को बताना होगा। तो एक एक दो लाइन लिख दीजिएगा कि सब्स्टिट्यूट्स में क्या होता है कि इसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप देखने को मिलता है। कैसे? देखिए, व्हेन द राइज इन प्राइस ऑफ ए गुड्स काउजेज इंक्रीज इन डिमांड फॉर द अनदर गुड। देखिए, डायरेक्ट रिलेशनशिप कहने का मतलब कि प्राइस राइज कर रहा है किसी एक गुड का, काउजेज इंक्रीज इन डिमांड फॉर अनदर गुड्स, तो दूसरा गुड्स का। तो दोनों में डायरेक्ट रिलेशन, किसी एक गुड का प्राइस बढ़ रहा है तो जिसके कारण से इंक्रीज हो रहा है डिमांड में दूसरा गुड्स का, किसी और गुड्स का, ठीक है। एग्जाम्पल में तो गुड्स आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूट गुड्स। एग्जाम्पल में टी और कॉफ़ी। अगर टी का क्या हो रहा है यहाँ पर राइज करेगा प्राइस पर बढ़ने लगेगा तो लोग कहाँ पे कॉफ़ी करेंगे, कॉफ़ी का डिमांड करेंगे कि नहीं बहुत ज़्यादा महंगा टी है, हम लोग कॉफ़ी पियेंगे। तो आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप सब्स्टिट्यूट गुड में क्या होता है? डायरेक्ट रिलेशनशिप, एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे गुड्स का डिमांड बढ़ता है। और इन्वर्स रिलेशनशिप कम्प्लीमेंट्री गुड्स, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि व्हेन राइज इन द प्राइस ऑफ ए गुड्स, अगर किसी गुड्स का प्राइस राइज करता है, बढ़ता है, तो क्या होगा? इन्वर्स रिलेशनशिप डिक्रीज। देखिए, डिक्रीज द डिमांड्स फॉर द अनदर गुड्स। कम्प्लीमेंट्री में एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरा का डिमांड घट जाएगा, ठीक है। तो गुड्स आर कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री गुड्स, सहयोगी हैं दोनों, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, मिलजुल का काम नहीं करता आगे पीछे। तो हो गया। तो कार एंड पेट्रोल, टी एंड शुगर। एग्जाम्पल याद रखिएगा, वहाँ पर लिखने को देता है, पूछता है कि टी क्या है, कम्प्लीमेंट्री है या फिर सब्स्टिट्यूट है, ऐसे करके पूछेगा। अच्छा, अब बताइए कि कार और पेट्रोल में ऐसा क्यों है? अगर कार, यहाँ पर पेट्रोल का कन्फ्यूजन होता है कि अगर कार का प्राइस बढ़ता है तो पेट्रोल का क्या होगा? कार पर महंगे मिलने लगे तो पेट्रोल का अगर यहाँ बढ़ रहा है तो पेट्रोल लोग क्या करेंगे? नहीं, पेट्रोल का दाम डिक्रीज कर दो, कम हो जाएगा। ऐसा होता नहीं, कार जितना महंगा तो पेट्रोल पे ध्यान नहीं देगा। जब कार खरीद रहा है तो पेट्रोल खरीदेगा ही। लेकिन इसका बेस्ट आपका है कि टी और शुगर, जब टी का प्राइस बढ़ रहा है तो शुगर का घटेगा, ठीक है ना, शुगर का डिमांड घट जाएगा। कैसे घटेगा? अब टी का प्राइस यहाँ पर राइज हुआ, चाय का,
तो अब चाय लोग नहीं पियेंगे, तो चाय नहीं पियेंगे तो शुगर का डिमांड कम हो जाएगा। तो इस टाइप से होता है, दोनों में इन्वर्स रिलेशन समझिए, बस एग्जाम्पल याद रखिए, काम आपका हो जाएगा। ये हो गया। और एक और लिख सकते हैं, क्योंकि 3 नंबर का सवाल है, तो एक और लिख सकते हैं कि क्या है कि एक्सपेक्टेड चेंज इन प्राइस, फ्यूचर प्राइस होना चाहिए। एक्सपेक्टेड चेंज इन द प्राइस वो भी एक फ्यूचर प्राइस होता है। द डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज ऑल्सो अफेक्टेड बाई, कैसे, एक्सपेक्टेशन ऑफ ए चेंज इन प्राइस इन द फ्यूचर। अगर सोच लिया कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो क्या होता है कि इफ़ इट इज एक्सपेक्टेड दैट द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी विल, क्या होगा, राइज इन द फ्यूचर। तो ऐसा माना जाता है कि अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है तो डिमांड विल इंक्रीज। प्राइस अगर फ्यूचर में बढ़ने वाला है तो आज उसका डिमांड इंक्रीज कर जाएगा। प्राइस बाद में बढ़ने वाला है, लेकिन लोग सोच बाद में बढ़ेगा तो क्या करें, अभी खरीद लेते हैं, तो डिमांड इंक्रीज करता है। ऑन द अदर हैंड इफ द क्या बोल रहा है कि द कमोडिटी विल फैल, प्राइस ऑफ द कमोडिटी विल फैल इन द फ्यूचर, द डिमांड विल डिक्लाइन। अगर पता है कि फ्यूचर में घटने वाला है तो क्या होगा, डिमांड डिक्लाइन होगा। अभी प्रेजेंट का सिचुएशन फ्यूचर से प्रभावित होता है तो अफेक्ट हो रहा है, तो इसीलिए क्या हो गया, एक डिटर्मिनेंट हो गया जी, उसको डिटरमिन करेगा। ये है, और भी है, और भी बहुत सारे टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, ठीक है ना, साइज ऑफ पॉपुलेशन है, तो सब भी है। तो जो आपको अच्छा लगे वहाँ से आप लिख लीजिएगा, नोट्स में सब दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, एक्सप्लेन इन द इक्विलिब्रियम ऑफ, इस हम नोट से ही लिए हैं, एक्सप्लेन इन द इक्विलिब्रियम ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। चलिए यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। इसके बाद सॉरी, वो अभी हम लोग सेक्शन कहाँ पढ़ते हैं, सेक्शन इसी में थे। तो अभी इसमें कितना बच रहा है हम लोग का, एक्सप्लेन द फैक्टर इफेक्ट डिमांड हो गया, डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। और उसके बाद एक्सप्लेन द पावर ऑफ मार्केट, एक्सप्लेन द प्रोडक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, मेंशन द 3 मेन फंक्शन ऑफ मनी। बहुत सारे क्वेश्चन है, तो धीरे धीरे करके देखेंगे सभी को। और राइट द कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, और एमपीसी इतना हो गया, मेंशन द। चलिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, यहाँ पर दिया हुआ है। तो कहाँ चला के डिफरेंस अभी रखे थे, तो उसको कर लीजिए, आपका बस आज का काम हो जाएगा। बाकी हम लोग आगे चल कर देखेंगे, या फिर एक दो और क्वेश्चन कर देंगे, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाना है। चलिए, तो देख लीजिए इसको भी, बहुत अच्छा यहाँ पर है कि क्या है कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, इतना सारा दिया हुआ है, तो इतना सारा पढ़ लीजिए, उसमें से मात्र 2-3 पॉइंट लिख दीजिएगा, हो गया काम समाप्त। 3 नंबर का है तो पहला देख लीजिए क्या है, इट डिफाइन हैज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन, दोनों में डिफरेंस पहले देख लीजिए, बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स ऑफ ए कमोडिटी फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगा तो शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन, और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगा तो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। लेकिन फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन, याद रखिए, इनपुट एंड आउटपुट के बीच में, ठीक है, इनपुट और आउटपुट के बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप, फंक्शन डिमांड फंक्शन भी इसको बोलते हैं। तो शॉर्ट रन अलग हो गया, प्रोडक्शन फंक्शन भी इसको बोलते हैं, और लॉन्ग रन अलग हो गया, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। इसमें सारे के सारे वेरिएबल रहेंगे, यहाँ पे सम वेरिएबल सम देख लेंगे हम लोग। इट इज ऑल्सो नोन है वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन, इसको बोला जाता है। इट इज ऑल्सो नोन है जे क्या है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन टाइप ऑफ है प्रोडक्शन फंक्शन। इन दिस द कैपिटल लेबर इज रेशियो चेंज विद द चेंज इन इनपुट, कैपिटल को चेंज करते केवल। इन दिस द वेरिएबल लेबर रेशियो डजंट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट, इसमें जितना रेशियो से लेबर चेंज करते हैं तो उतना से वेरिएबल चेंज नहीं होता है, ठीक। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आउटपुट के अनुसार इसमें लेबर हम लोग चेंज कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते। इसमें चेंज कर तो सारा का सारा चेंज होता है, नहीं तो नहीं चेंज होता है लॉन्ग रन में, ठीक। इट क्या है, द लॉ ऑफ रिटर्न्स टू ए फैक्टर इज अप्लाइड इन दिस फैक्टर, एंड लॉ ऑफ रिटर्न्स टू ए स्केल होगा, यहाँ पे स्केल होता है, स्केल नहीं, स्केल इज अप्लाइड फॉर द फंक्शन। यहाँ पे फैक्टर, यहाँ पे स्केल, वो स्केल की जगह स्केल लिख लीजिएगा, ठीक है, SCALE स्केल लॉन्ग रन में। और कर्व क्या होता है इसका, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का फंक्शन ये पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, एंड इसका कर्व लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन अपवर्ड राइजिंग इसका जाएगा, इसका पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल। तो जो आसान है, जो उसको याद रखिएगा, ठीक। हियर द कैपिटल इज एज्यूम हैज द फिक्स्ड फैक्टर एंड लेबर इज वेरिएबल, एंड हियर ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। तो जो आसान पॉइंट है ये दोनों देखिए, लास्ट के दोनों याद रखिएगा, एक डिफिनेशन को ऊपर वाला याद रखिए, हो गया। 3 नंबर का है, तो पढ़ लीजिए सब, वहाँ पर जो आएगा तो उसके अनुसार आंसर हम लोग करेंगे एग्जाम में। चलिए, और देख लीजिए 1-2 क्वेश्चन, उसके बाद कहाँ पे हम लोग थे, सेक्शन बी में, हो गया। एक्सप्लेन द पावर ऑफ मार्केट, तो पावर ऑफ मार्केट को बताते हैं, उसके बाद सारे क्वेश्चन खत्म ही कर देंगे। एक्सप्लेन द पावर ऑफ मार्केट, तो पावर ऑफ मार्केट मोनोपोली को ही बोला जाता है, लेकिन देखिए सिंपल है, पावर ऑफ मार्केट नाम ही से क्लियर है। क्या बोल रहा है कि पावर ऑफ मार्केट रेफर्स टू ए कंपनी रिलेटिव एबिलिटी टू मैनिपुलेट द प्राइस, प्राइस को मैनिपुलेट, बढ़ाएगा घटाएगा, ठीक है, ऑफ एन आइटम इन ए मार्केट प्लेस बाय मैनिपुलेटिंग द लेवल ऑफ सप्लाई डिमांड, और बोथ सप्लाई डिमांड को चेंज करके क्या करेगा, प्राइस को मैनिपुलेट करेगा, चेंज करेगा। तो किसके पास कैपेसिटी है, मोनोपोली के पास, उसी के पास रख भी सकता है और
सप्लाई को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। और शॉर्ट रन में प्राइस को क्या करता है कि रख कर हाई प्राइस पर बेचता है। सप्लाई को डाउन कर देगा तो प्राइस इंक्रीज कर देगा और बेचता है, प्रॉफिट कमाता है। लेकिन लॉन्ग रन में वही जाकर लॉस हो जाता है। मोनोपोली बहुत तेज है लेकिन उसको लॉन्ग रन में लॉस भी होता है। ठीक है, तो एक कंपनी विद एक यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिए, थोड़ा सा 3 नंबर में था एक कंपनी विद क्या है सब्सटेंशियल मार्केट पावर हैज़ एबिलिटी टू मैनिपुलेट द मार्केट प्राइस, उसके पास होता है एबिलिटी, देयर बाय द कंट्रोल इट्स प्रॉफिट मार्जिन, उसको भी कंट्रोल कर रहा है कितना प्रॉफिट होना है नहीं होना है, एंड द पॉसिबिलिटी द एबिलिटी टू इंक्रीज द ऑब्स्टिकल्स ऑफ पोटेंशियल न्यू इंटरेस्ट इनटू द मार्केट, इसके पास ये भी कैपेसिटी है कि बाहर से कोई एंट्री ना करे, उतना रहता है इसी पर मार्केट में। ठीक है ना, एंड द फार्म हैव द मार्केट पावर ऑफन क्या डिस्क्राइब है मार्केट प्राइस मेकर भी इसको बोला जाता है, इस फार्म को जो चेंज ऐसा करता है। तो मोनोपोली को ही बोला जाता है खास कर पे। ठीक है, लेकिन देयर आर 4 मेन टाइप ऑफ मार्केट के मेन टाइप, मार्केट पावर का मेन टाइप 4 होते हैं। मोनोपोली है, परफेक्ट कंपटीशन भी है, ओलिगोपोली भी है, ये भी 2 कंपनी का होता है। तो दोनों चाह जाएगा तो चेंज कर सकता है प्राइस वगैरह, मार्केट में अपना कैपेसिटी जमा सकता है। ठीक, मोनोपोलिस्टिक भी है और ईच टाइप है जो डिफरेंट फीचर, सभी का अलग अलग फीचर है। तो मार्केट पावर ये ऑल्सो नोन है क्या प्राइसिंग पावर, प्राइस पर सब लेन देन है, तो जिसके पास क्षमता है तो उसी को पावर बोलेंगे, मार्केट पावर बोलेंगे। तो इस बात को समझ रहे होंगे तो इसी के अनुसार लिख दीजिएगा 2-4 लाइन आगे पीछे करके अपने अनुसार, तो हो जाता है। चलिए, और जो थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का लगेगा तो उसको नहीं भी लिखिएगा तो हो जाएगा। 7 में से आपको 5 बनाना है, सारा तो बनाना है नहीं। इसके बाद राइट द कंपोनेंट ऑफ एग्रीमेंट हो गया, मेंशन एनी 3 मेन फीचर, एक्सप्लेन द प्रोडक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, और मेंशन एनी 3 फीचर ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ मनी। ये तो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो फिक्स है कि रहेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शन ऑफ मनी, पढ़ाते वक्त ही बोले थे कि रहेगा। तो एक्सप्लेन द प्रोडक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, तो आप पहले दोनों को देख लीजिए, इसके पहले मेंशन द 3 फंक्शन ऑफ मनी, जो देख लीजिए 2 बचा हो दोनों को देख खत्म करेंगे हम लोग। कि प्रोडक्ट मेथड है और फंक्शन ऑफ मनी यहाँ पर दिया हुआ है, तीनों का देख लीजिए अच्छे से और पढ़ लीजिएगा, नोट्स में भी यही सब है। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। पहला तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का माध्यम है, मनी नहीं रहता तो बार्टर सिस्टम में कितना दिक्कत होता था, तो ये सब खत्म किया, सारे प्रॉब्लम जो डबल कोइंसिडेंस थे सब खत्म हुआ ना जो बार्टर सिस्टम में था। तो मनी है जो जनरल क्या एक्सेप्टेबिलिटी, जनरल कोई भी इसको एक्सेप्ट करता है मनी को, एंड है जो कमोडिटी कैन बी एक्सचेंजेज फॉर द मनी के लिए कोई भी कमोडिटी को एक्सचेंज कर सकते हैं मनी से। ठीक है, एंड इन दिस वे द मनी सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, इसको सोल्व करता है इस प्रकार से, एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो कोई भी मनी के लिए कमोडिटी चेंज हो सकता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया। ठीक है, कैन बी एक्सचेंज फॉर मनी के लिए कोई भी चेंज कर सकते हैं हम लोग कमोडिटी। इसके बाद मेजर ऑफ वैल्यू का मेजर, आप कोई भी गुड्स एंड सर्विस है तो उसको मनी के टर्म में वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ मनी। ठीक है ना, अब मोबाइल का कितना दाम है तो आप मनी के रूप में उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। दिस इज वाई इट इज़ कॉल्ड कॉमन मेजर वैल्यू। ठीक है ना, एंड इट्स बिकम ईजियर फॉर एनी वन टू कंपेयर द रिलेटिव वैल्यू फॉर एनी ऑफ द 2 कमोडिटी, कोई भी कमोडिटी को आप कंपेयर कर सकते हैं वैल्यू से मनी के अनुसार। और इस प्रकार थर्स इट सर्विसेज है यूनिट ऑफ वैल्यू। तो मनी से कोई भी कमोडिटी एक्सचेंज हो सकता है, मनी से किसी का भेजर वैल्यू हो सकता है। और क्या बोलते हैं यहाँ पर जो सेंस फॉर है ना, एक्सचेंज फॉर मनी, तो फॉर मनी के लिए केवल नहीं होता, मनी से भी फॉर का बहुत सारे यूज होते हैं, तो मनी से आप एक्सचेंज कर सकते हैं ऐसा भी। चलिए, सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी में आपका आता है, ये प्राइमरी फंक्शन दोनों हो गया, सेकेंडरी में आपका स्टोर ऑफ वैल्यू, तो वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं मनी के रूप में। कैसे? कैन बी वी कैन स्टोर वेल्थ इन द टर्म ऑफ मनी, पैसा के रूप में आप वेल्थ को, धन को इकट्ठा कर सकते हैं। इन दिस वे आवर फ्यूचर नीड्स कैन बी फुलफिल्ड विद द हेल्प ऑफ मनी। ठीक है ना, एंड विच कैन बी स्टोर इजिली, मनी कैन बी स्टोर विदाउट ए लॉस इन वैल्यू, आप पैसा को आसानी से स्टोर कर सकते हैं बिना उसका वैल्यू को लॉस हुए। ठीक है ना, तो धन के रूप में भी इसको, तो वैल्यू ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू और मेजर ऑफ वैल्यू और मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो मस्ट है पढ़ लीजिएगा, कोई ना कोई जरूर एक्सप्लेन करने के लिए आएगा, या फिर तीनों भी आ सकता है। और लास्ट आपका था, लास्ट क्वेश्चन आपको देख लीजिए कहाँ चला गया, और लास्ट आपका क्या था सेक्शन, लास्ट नहीं 12 नंबर 13 नंबर हो गया, 14 हो गया, एक्सप्लेन द प्रोडक्ट मेथड कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड दिया है तो आपको इनकम मेथड भी दे सकता है वहाँ पर। ठीक है ना, तो कोई तीनों मेथड में से कोई मेथड, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड या फिर एक्सपेंडिचर मेथड, तीनों मेथड में से कोई मेथड दे सकता है। तो सारे मेथड को बताया हुआ है, तो यहाँ पर एक बार और देख लीजिए, इसको रिपीट कर देते हैं कि वैल्यू मेथड और प्रोडक्ट मेथड, इकोनॉमी में ज़्यादा चैप्टर नहीं है, सब 5-6 वीडियो में सब खत्म है, आधा घंटा का वीडियो है, 2 दिन में चैप्टर पढ़ लीजिएगा सब, तो पढ़िए नहीं तो फिर 1 शॉट में तो करेंगे सबको। तो क्या बोल रहे थे, पढ़ लीजिए तो रिवीजन हो जाए। प्रोडक्ट मेथड इज अटेम्प्ट टू मेजर द नेशनल इनकम, ये भी एक नेशनल इनकम को अटेम्प्ट करने का एक मेथड है, कैलकुलेट करने का। ठीक है, और
ऑन द बेसिस ऑफ द कंट्रीब्यूशन मेड बाय ऑल द प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज। प्रोडक्ट मेथड है तो जितना प्रोडक्शन कंपनी जो कर रही है तो सभी के आधार पर इन द डोमेस्टिक टेरिटोरी ऑफ द कंट्री विद इन द अकाउंटिंग ईयर। एक साल में जितना डोमेस्टिक टेरिटोरी कंट्री के अंदर जितना प्रोड्यूसिंग यूनिट है, इंटरप्राइजेज है, कंपनियाँ वगैरह जो भी है, तो जितना प्रोडक्शन करती है तो उसी सबका वैल्यू को ऐड कर देंगे, तो वैल्यू एडेड हो गया। अकॉर्डिंग टू द वैल्यू एडेड मेथड द वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज विच प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द एन अकाउंटिंग ईयर इज नोन एज नेशनल इनकम। तो वही सब जितना वैल्यू हुआ गुड्स एंड सर्विस जो प्रोडक्शन किए सारे वैल्यू को बोलेंगे हम लोग क्या, नेशनल इनकम। स्टेप के क्या होंगे, स्टेप इन्वॉल्व, तो वैल्यू मेथड है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट सबसे पहले, उसमें से इंटरमीडिएट को हटा देना होगा, माइनस करना होगा, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट प्राइस इंटू क्वांटिटी, इंटरमीडिएट गुड्स को हटा देना होगा क्योंकि फाइनल गुड्स में इसका ऐड रहता है। तो परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स को माइनस कर दीजिए, ठीक है। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी एंड मार्केट प्राइस आ जाएगा। मार्केट प्राइस पे क्यों आएगा बताएंगे, क्योंकि इसमें अभी टैक्स लग जाता है। जब टैक्स क्या बोलते हैं उसको, जब टैक्स हटाइए ना तो फैक्टर कॉस्ट पे आ जाता है, और नेशनल इनकम हमेशा फैक्टर कॉस्ट पर निकलता है, न कि मार्केट प्राइस पे। तो जो भी गुड्स और सर्विसेज मार्केट में बनेंगे तो वह मार्केट प्राइस पर बनेगा, ठीक है ना, मार्केट प्राइस पर बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें से हम लोग जाएंगे फैक्टर कॉस्ट के पास जाएंगे, ठीक है। तो जीडीपी को ग्रोस वैल्यू एडेड यहाँ पर मिट गया, तो दोनों बोल सकते हैं, जीडीपी बोलिए या फिर जीबी ए ग्रोस वैल्यू एडेड। इसमें से फिर डिप्रिसिएशन को हटाना होता है, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, डिप्रिसिएशन को हटाना होगा, क्योंकि डिप्रिसिएशन मान लीजिए कोई बाइक लिए तो 2 साल 3 साल बाद वो कम हुआ, धीरे धीरे उसका वैल्यू घटता है ना हर साल, तो डिप्रिसिएशन जो होता है कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, यानी कि उस पर जो खपत हुआ, जो लॉस हुआ, तो उसको हटाना होगा। ये सब के बारे में अच्छे से चैप्टर में पढ़े होंगे, कहीं ना कहीं तो जरूर जानते होंगे। और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी मार्केट प्राइस आ गया। देखिए ग्रोस से नेट में चले गए, ग्रोस में नेट में चलेगा, क्योंकि नेशनल इनकम नेट पे निकलता है, नेशनल इनकम फैक्टर कॉस्ट पे निकलता है, तो मार्केट प्राइस को हटाना होगा और ग्रोस को नेट में तो बदल दिए, हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक सेकंड, अब यहाँ पे एक और काम करना होगा, क्योंकि जो बोले थे कि इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, यानी कि इसको माइनस करना होगा टैक्स को हम लोग, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है तो उसी को करते हैं। तो नेट इनडायरेक्ट का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, तो ऐसे करके करिएगा ना, माइनस माइनस सब्सिडी, तो यहाँ पे माइनस कर रहा है तो प्लस हो जाएगा। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, तो हम लोग इसको माइनस कर रहे हैं पूरा होल में, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पे से लिखा हुआ। तो टैक्स को हटा दिए, ठीक है, टैक्स को हटा दिए, तो टैक्स को हटाने से फैक्टर कॉस्ट पर आ गया। और क्या बोले, नेशनल इनकम हमेशा फैक्टर कॉस्ट पे होता है, लेकिन नेट डोमेस्टिक है तो डोमेस्टिक नेशनल इनकम आ गया। सिंपल सा स्टेप है कि डोमेस्टिक है तो डोमेस्टिक नेशनल इनकम। अब हमको क्या करना है कि नेशनल इनकम करना है, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, यानी कि कंट्री से कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। नेट फैक्टर इनकम होता है अलग, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट किए तो अलग चीज़ हो गया। अब फैक्ट्री इनकम, अब यहाँ के लोग जो जितना पैसा काम किया बाहर गया, और बाहर के लोग जितना काम किया जितना पैसा यहाँ पे आया, तो लोग का जो पेमेंट आना जाना हो तो उसी को बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। अब बाहर से कितना लाए, यहाँ से पैसा बाहर, चाइना का कोई व्यक्ति यहाँ पे काम कर रहा था, यहाँ से कितना पैसा ले गया, हम लोग जाकर अमेरिका में काम करते तो वहाँ से हम लोग कितना पैसा लाएँ, दोनों का डिफरेंस को बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, ठीक है ना। तो उसको ऐड करना होगा, उसको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो डोमेस्टिक में इसको जब ऐड करिएगा तब वो क्या बन जाता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, इसी को बोलते हैं नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम किसको बोलेंगे, एनडीपी को, यानी कि डोमेस्टिक है तो उसको हटा देंगे, ठीक है। मार्केट प्राइस है तो उसको हटा देंगे, तो उसको कैसे हटाएंगे, टैक्स से हटाएंगे, ठीक है ना। और एक और डिप्रिसिएशन से हम लोग कैसे करेंगे, नेट करेंगे, ठीक है ना। और एक और जो बीच का डी है, बी डोमेस्टिक से हमको कहाँ जाना है, नेशनल में, तो एक और यहाँ पर होगा ना स्टेप, आई थिंक समाप्त हो गया। तो अंतर दोनों में क्या है, एक सेकंड, यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ मिस्टेक है, देखिए एन है, यहाँ पर डोमेस्टिक है तो यहाँ पे एन होगा, एन मिस्टेक है यहाँ पर, एन पी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट कहाँ पर, नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एफसी फैक्टर कॉस्ट। तो ये आपका नेशनल इनकम होता है, सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है, आपको स्टेप में लिख देना है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट, क्योंकि प्रोडक्ट मेथड है तो वैल्यू आ गया, इंटरमीडिएट को माइनस कर देंगे तो आपका जीडीपी डायरेक्ट मार्केट प्राइस पे आ गया। तो मार्केट प्राइस का हम लोग जीडीपी है तो जीडीपी हमको नेशनल में जाना, डिप्रिसिएशन को हटा देंगे तो एनडीपी आ गया, नेट आ गया, नेट वो जो फिक्स कंजप्शन ऑफ फिक्स हटा दें, नेट आ गया। नेट से क्या करेंगे हम लोग, नेट पे जब आ गया तो यहाँ पे क्या करेंगे, फैक्टर कॉस्ट है तो फैक्टर कॉस्ट पे हम लोग टैक्स को हटाएंगे तो फैक्टर कॉस्ट आ गया। अब हमको डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को ऐड कर देंगे, तो सबको माइनस करिएगा, उसको ऐड करिएगा तो आपका बन जाएगा। तो यही था डिटेल एक्सप्लेनेशन, कहीं से कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। चैप्टर पढ़िए, सारे चैप्टर को कंप्लीट करिए, केवल मॉडल सेट के क्या बोलते हैं भरोसे मत रहिएगा, तो बहुत दिक्कत होने वाला है।
लेकिन दिक्कत मेरे रहते होगा नहीं, क्योंकि वन शॉट रिवीजन सबको भेजेंगे एक एक बार से, टेंशन मत लीजिए। 15-16 तारीख से बोले हैं तो सब करवाएंगे, ठीक है। तो यही था इकोनॉमिक्स का डिटेल, लेकिन अभी लॉन्ग बचा हुआ है, तो वीडियो बड़े हो रहे हैं, और वीडियो बड़े के साथ साथ आज इतना ही पढ़ाने के लिए सोचे थे कि अब सब खत्म कर देंगे, और बहुत इसमें क्वेश्चन है, तो सारे को पढ़िए लिखिए, और बोलिएगा तो ये सब PDF को भेज देंगे टेलीग्राम में भी, ठीक है। चलिए, तो अब आपका बच चुका है जो भी, तो उसको हम लोग आगे से देखेंगे। एक सेकंड देख लेते हैं, लास्ट में तो कुछ है नहीं। चलिए, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन छूट गया था, इसको भी देख लीजिए, इसको भी देख ही लीजिए ना, तो कल बोलिएगा। इसको कल ही करेंगे, वीडियो 40 मिनट का हो गया तो काफ़ी बड़ा है, तो इसको कल करेंगे, ठीक है। तो कल आपका एक रहेगा यहाँ से, और 3 आपका लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे। तो कल तो आई थिंक इंग्लिश का भेजेंगे, उसके बाद जो भी धीरे धीरे करके डाल देंगे। तो सब इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़िए समझिए, कहीं से कोई दिक्कत होगा तो जरूर कमेंट करिएगा। और कहाँ थे हम लोग, खोज रहे हैं हमें सेक्शन सी है, तो हम लोग सेक्शन सी को कल से देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करिएगा, मेहनत हो रहा है आप लोग के लिए धाकड़। वीडियो को शेयर करिए जितना हो सके दोस्तों में, और उसके लिए बस बहुत अच्छा है। चलिए, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।